बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड यानी केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसके रिलेटेड तीन थ्योरीज जो हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड नील बोहर एटॉमिक थ्योरी, इनको हम जस्ट इनके जो जितना आपकी क्लास 9 की बुक में आपको कंसेप्ट दिया गया है, इस एक वीडियो में आपको शॉर्टली मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं बायो एंड केमिस्ट्री के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले उस पर कौन से साइंटिस्ट ने वर्क किया। तो 460 से 370 BCE तक, यानी इस एरा में इसके बिल्कुल स्टार्ट हुआ। यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन जो है एटम के रिलेटेड, उसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड, इस पे काम होना शुरू हुआ। सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटिक्स, इसको आप याद रखें, इस साइंटिस्ट ने, जो कि एक फिलोसफर था ग्रीक, उसने सबसे पहले ये सजेस्ट किया कि जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से यानी बना होता है, जिनको हम ब्रोक कर सकते हैं यानी उनको तोड़ सकते हैं, और वो पार्टिकल जो है वो फर्दर डिविजिबल नहीं है, यानी फर्दर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। ये तो हुआ डेमोक्रेटिक्स का एक तरह से उसकी थ्योरी। नेक्स्ट है कि फिर 1900 तक, 400 से आप देखें BC से 1900 तक जो इरा है, इस तक कोई वर्क नहीं हुआ एच कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो सबसे उसके बाद जो है 1808 में जॉन डाल्टन, जो कि इंग्लिश स्कूल टीचर थे, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया और क्या बताया कि मैटर जो है, उसी बात को रिपीट किया कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो कि फर्दर इनडिविजिबल है, हम उनको फर्दर उनकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। ये थी डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी है उसका पहला उसने जो डिफाइन किया, एक तरह से अपनी थ्योरी की लाइंस दी। उसके बाद इस थ्योरी को उसने नाम दिया था न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से हम आज जिसको जानते हैं उसको ये नाम दिया था। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हर थ्योरी की तरह कुछ पॉइंट्स हैं, यानी डाल्टन ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या बातें की थी। सबसे पहले उसने कहा था कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिसको एटम कहते हैं। नेक्स्ट है एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। याद रखें, आज का जो हमारे पास एटम है वो डिविजिबल है, बट डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम जो है वो इनडिविजिबल है, हम उसको फर्दर उसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो उसका पॉइंट था वो था एटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम की कंजर्वेशन के बारे में इसने बात की कि एटम जो है उसको हम ना तोड़ सकते हैं ना उसको नया बना सकते हैं। नेक्स्ट जो उसका पोस्टुलेट था वो था कि किसी ख़ास एलिमेंट के जो एटम्स हैं, यानी डिफरेंट एटम से बना होता है ना एक एलिमेंट, तो उसके जो एटम्स हैं वो साइज़ में, शेप में, मैस में और दूसरी जो उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब में वो आइडेंटिकल होंगे यानी सेम होंगे, क्योंकि वो एक स्पेशल एलिमेंट को बना रहे हैं, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी। जबकि दो जो एलिमेंट्स हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स एक दूसरे के साथ जो है उनसे डिफरेंट होंगे, यानी हर एलिमेंट के लिए एटम जो है वो स्पेसिफाई हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट था वो था कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो एटम की कम्बिनेशन या उनकी सेपरेशन की वजह से होते हैं, यानी एटम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, या कोई भी चीज़ जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है, एटम जब अलग होते हैं तो भी कोई चीज़ बनाते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो एटम की सेपरेशन या उसके कम्बिनेशन की वजह से होते हैं। ये थे पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है ये, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि एटम के बारे में सबसे जो पहला काम था, एक तरह से हम कह सकते हैं, वो डाल्टन ने किया था। अब इसके स्ट्रक्चर को फर्दर टाइम के साथ, टाइम टू टाइम इसको एक्सप्लेन करते गए, और सेकंड जो थ्योरी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में दी गई वो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी थी। अब उसमें क्या डेवलपमेंट हुई, क्या एक्सप्लेनेशन ऐसी हुई जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में नहीं थी, तो वो अब हम जाकर पढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो 1909 में एटॉमिक थ्योरी इसने एक्सप्लेन की। इसका जो पर्पस था इस थ्योरी का
वो था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि सराउंड करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द एटम, यानी न्यूक्लियस के अराउंड, और जो प्रोटॉन हैं जो न्यूक्लियस में होते हैं एटम के, उनको, उनकी अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करना, ये इसका मेन पर्पस था। और इसके बाद इसके पॉइंट्स में अगर देखें तो एटम हैव न्यूक्लियस विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, वी ऑलरेडी नो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स, रेवोल्यूशन के लिए सेंट्रीपिटल जो एनर्जी है, फोर्स है, ताकि वो उस स्पेस को छोड़ के ना जाएं इलेक्ट्रॉन अपनी रिवॉल्विंग के दौरान। तो ये भी यहाँ पर एक मेन पॉइंट है। साइज़ ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत स्मॉल है, यानी कि एटम का जो मोस्टली वॉल्यूम है वो स्पेस पे डिपेंड करता है, यानी कि वो एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि टोटल जो एटम है उसका न्यूक्लियस बहुत कम, यानी न्यूक्लियस पे वो बहुत कम कंपोज्ड है, मोस्टली जो एटम में जगह है वो खाली है। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो है कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो मैस और एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और न्यूट्रल कैसे है कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो पार्शियल पॉजिटिव, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एटम के जो अराउंड रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ओवरऑल जो है वो न्यूक्लियर बॉडी है एटम। एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, यानी कि ड्रॉबैक्स थे, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला है कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, यानी एक्सपेरिमेंट था, वो लॉ ऑफ मोशन के बेस पर था और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस पर, जो कि चार्ज बॉडी पे बिल्कुल अप्लाई ही नहीं होता, वो न्यूट्रल बॉडीज़ के लिए है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये है। नेक्स्ट है कि मैक्सवेल एक दूसरा साइंटिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूसली यानी रिवॉल्व करते हैं, और इस रेवोल्यूशन के दौरान वो एनर्जी इमिट करते हैं। तो आखिर में ये एनर्जी जब सारी ख़त्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी सारी ख़त्म हो गई जो उनको रेवोल्यूशन के लिए रिक्वायर थी। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ये दूसरा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी का। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो है डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि थर्ड रेज वाला जो पूरा उसका एक एक्सपेरिमेंट है, तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को यानी न्यूक्लियस को डिफ़ाइन करने के लिए, तो उसमें कुछ उसने नहीं बताया केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एलिमेंट्स की जो होती हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करते हैं तो इसके मुताबिक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आने चाहिए, लेकिन हकीकत में लाइन स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेडिएशन के टाइम। तो ये भी एक डिफेक्ट है रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी का। इसके बाद इसकी शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने के लिए नील बोहर एटॉमिक मॉडल, यानी 2 साल बाद ही नील बोहर ने अपना एक मॉडल दिया एटॉमिक, और इस मॉडल में उसने जस्ट रदरफोर्ड की जो शॉर्टकमिंग्स थी उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। 1913 में ये मॉडल आया था, और इसका पर्पस जो था, जैसे मैंने बताया कि रदरफोर्ड के जो मॉडल था उसमें जो शॉर्टकमिंग्स थी उनको पूरा करने के लिए, और इस पर्पस के लिए हाइड्रोजन एटम को एज अ मॉडल लिया, यानी उसके थ्रू सारी एक्सप्लेनेशन दी अपने मॉडल की। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, और इनके लिए उनकी एनर्जी फिक्स होती है, यानी हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स होगी। हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे, यानी जितने न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होगा किसी भी ऑर्बिट का, तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है, तो तीसरे शेल का इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्योंकि न्यूक्लियस से ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ अवे फ्रॉम न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट था नील बोहर एटॉमिक मॉडल का कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स पाथवे में जब मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो ना तो एनर्जी लॉस होती है ना गेन होती है, यानी विद इन अगर किसी फिक्स ऑर्बिट में वो मूव कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी सेम रहती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट से मूव करें, यानी जंप करके हायर ऑर्बिट में जाए या अपने ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिटल में जाए, तो सूरत में एनर्जी लॉस या गेन होगा। तो किस तरह से होगा? अगर लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप करे इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी गेन करेगा, और अगर हायर से लोअर में जंप करे इलेक्ट्रॉन
तो एनर्जी का लॉस होगा। तो इस तरह से इसने जो है नील बोर ने उसकी जो शॉर्टकमिंग्स थी रदरफोर्ड की उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, ना ही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था किस तरह से उसने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, वो कैथोड रेज़ और फॉयल और बम्बार्डमेंट जो थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की, उनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पर जस्ट कंपैरिज़न मैंने करके दिया है कि क्या-क्या पोस्टुलेट्स दिए थे और उनका कांसेप्ट क्या था। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। हर पॉइंट मैंने इसलिए ऐसे यहाँ पर कंपैरेटिवली आपको बताया है ताकि आप एमसीक्यूज़ इससे बना सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल रही हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।